तजम्मुल भाई, बाबा के बाद आप ही इस घर के बड़े हैं, आप ही फैसला करें। मेरे फैसले से क्या होता है? असल फैसला तो इस्मत और एंजिला करेंगी। भाई जमहूरियत का तो तकाजा है कि अक्सरियत का फैसला कबूल किया जाए। इस्मत, खुद भी अकल का दामन पकड़ो और इस लड़की को भी समझाओ। अकल का दामन तो आप लोग पकड़े, आप लोगों को अपने बाबा की मिरास का जरा ख्याल नहीं। बजाय इसके कि आप एंजिला को समझाएं, आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। नहीं, आप लोगों को बुरा लगे या भला, मैं और एंजिला एडम विला किसी बिल्डर के हाथे नहीं चढ़ने देंगे। मेरी बात गौर से सुनो। पूरे 25 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा है शाहिद इमरानी। इससे अच्छी ऑफर हमें इस खंडर की नहीं मिलेगी। मामू, ये खंडर नहीं है, ये नाना की निशानी है। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। 25 करोड़ रुपए कम नहीं होते। अच्छी खासी खतीर रकम हम सबके हिस्से में आएगी। सबके मसाइल हल हो जाएंगे। तजम्मुल भाई, आप शाहिद इमरानी से बयाना लें और जल्द से जल्द ये सौदा तय करें। मैं ये सौदा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? छोटी हो और छोटी बनकर रहो। ये एंजिला का ही नहीं, मेरा भी फैसला है। तुम माँ बेटी का फैसला नहीं मानते हैं। लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है तो हमारी राह में रोल नहीं अटकाओ। तजम्मुल भाई, ठीक है, बस अब बहुत हो गई। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं कल ही शाहिद इमरानी से मिलकर सारे मामला तय कर लूँगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? मामू, अगर नाना की निशानी इस मकान का सौदा हुआ तो मैं ये मामला कोर्ट तक ले जाऊंगी। धमकी दे रही हो? बदतमीज। ये बदतमीजी नहीं है, उसूल की बात है। तुम घर के मामले को कोर्ट तक ले जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अदालत गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मामू, मुझे धमकी नहीं दे। ऐसा नजर आ रहा है तो आप सबकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। अपनी ही बच्ची को धमकियां दे रहे हैं और इस बच्ची को कोई नहीं देख रहा। नाकल, बदतमीज। ठीक है, तुम कोर्ट जाओ, फैसला तो हो गया है। नुकसान में तुम दोनों माँ बेटियां ही रहोगी, समझी तुम? एंजिला जी बेटा, मेरे ख्याल में हमें विथड्रॉ कर देना चाहिए। नो वे, ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? बेटा, इस दुनिया में सारा फसाद ही जन, ज़र और ज़मीन पर होता है और यहाँ मामला ज़र और ज़मीन का है। और वैसे भी हम अपनों से तसादुम मोल तो नहीं ले सकते। मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये सब की अधरा तजम्मुल मामू का है। शाहिद इमरानी ने उन्हें शीशे में उतार लिया। बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। बेटा, हवा के रुख पे चिराग नहीं जल सकता। अदालत में जाने का मतलब वकील की लाखों की फीस। कहाँ से करेंगे हम ये सब कुछ? अम्मी, आप उसकी परवाह नहीं करें। मैं एक बहुत अच्छी वकील को जानती हूँ, आमना कबीर नाम है उनका। मैरिट पर केस लेती हैं, फीस की भी ज़्यादा परवाह नहीं करती। बस आप बेफिक्र हो जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट एंजिला बाबर एक मशहूर मुसव्विर मरहूम नौशीरवां आदिल की नवासी हैं। वो अपनी वालिदा इस्मत आरा के साथ उस तारीखी मकान में रहती हैं जिसका नाम एडम विला है और ये विला उनके नाना तरके में छोड़ गए थे। इस विला में नौशीरवां आदिल के बेटे तजम्मुल, वजीर और रजी भी रहते हैं। मसला ये है योर ऑनर कि एडम विला को तजम्मुल साहब और उनके भाई एक बिल्डर शाहिद इमरानी को फ़रोख्त करना चाहते हैं, लेकिन इस विला में सिर्फ इन भाइयों का ही हक नहीं है बल्कि इस्मत आरा का भी हिस्सा है। वो सब तो ठीक है, पर इशू क्या है? योर ऑनर, इशू ये है कि एंजिला भी अपने नाना की तरह मुसव्वरी की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं और यंग आर्टिस्ट कम्युनिटी में अभी तक अपना नाम भी बना चुकी हैं और वो चाहती हैं कि एडम विला को डिमोलिश नहीं किया जाए बल्कि उसकी तारीख़ी और सकाफ़ती हैसियत को महफूज किया जाए। आपको मैं एडम विला की तारीख़ी हैसियत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। योर ऑनर, ये उस बिल्डिंग की कुछ तस्वीर हैं, आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। विक्टोरियन आर्किटेक्चर का ये अजीम शाहकार वाइसरॉय ऑफ इंडिया चार्ल्स हार्डिंज के ज़माने में एक ऑफिसर कर्नल रॉबर्ट एडम ने 1912 में तामीर करवाया था। कर्नल रॉबर्ट एडम अपनी रिटायरमेंट से लेकर तकसीम हिंद तक इसी विला में रिहाइश पजीर रहे। पार्टीशन के बाद
जब नौशीरवा आदिल हिजरत करके यहाँ आए तो क्लेम में उनको ये प्रॉपर्टी मिली, क्योंकि वो भी अमरोहे में एक बहुत नादिर हवेली छोड़कर आए थे। नौशीरवा आदिल सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं थे सर, बल्कि वो एक सोशल और कल्चरल शख्सियत भी थे। उनके घर अक्सर शाम को ही एक अदबी बज़्म जम जाती थी, जिसमें नामवर आर्टिस्ट, शायर, अदीब, मुफक्किर और सियासी शख्सियात भी अपना रंग जमाती थी। इसीलिए योर ऑनर आप खुद बताएं, इज़ इट फेयर कि ऐसी तारीखी और सकाफती इलामत को गिराकर वहाँ पर एक कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग बना दी जाए? योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट के मौक़िफ़ को पेश कर सकता हूँ? सर मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आपको तो फिर मौका मिल जाएगा, पहले ज़रा मुबश्शिर एहसान साहब को सुन लिया जाए। थैंक यू सर। सर, मुझे मिस आमना कबीर की तरह लंबी चौड़ी तकरीर करना तो नहीं आती। मैं अपनी बात टू द पॉइंट करूँगा। सर, एडम वेला की तारीखी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है, इससे तो कोई इनकार ही मुमकिन नहीं। बल्कि बिल्डर शाहिद इमरानी ने वादा किया है कि इस खस्ता हाल हवेली के मलबे पर सिर्फ कमर्शियल प्लाजा ही नहीं बनाएंगे, बल्कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर मरहूम मुसव्विर के नाम पर एक अजीम शान लाइब्रेरी भी कायम करेंगे। सर, इस ज़मीन की कीमत मिस्टर शाहिद इमरानी ने 25 करोड़ रुपए लगाई है, जो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अगर अरबों का फ़ायदा हो रहा हो तो ये सौदा महंगा नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही है मिस आमना। ये ज़रूरी नहीं कि मिस्टर शाहिद इमरानी का ये प्रोजेक्ट कामयाब भी हो। योर ऑनर, कल्चरल डिपार्टमेंट ने भी एडम विला में दिलचस्पी जाहिर की है और हुकूमत इस विला के 5 करोड़ देना चाहती है और इस जगह को प्रिजर्व करके यहाँ पर आर्ट म्यूजियम बनाना चाहते हैं। कहाँ 25 करोड़ और कहाँ सिर्फ 5 करोड़? सर, हुकूमत के वादों का कोई भरोसा नहीं। इलेक्शन करीब है, कल को अगर नई हुकूमत आती है तो ये मंसूबा तो फाइलों में ही दबा रह जाएगा। जबकि मिस्टर शाहिद इमरानी तमाम रकम यकमुश्त अदा करना चाहते हैं और मिस्टर तजम्मुल ने उनसे 50 लाख बयाना भी ले रखा है। क्या मिस्टर नौशीरवा आदिल ने अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई वसीयत छोड़ी है? असल इशू यही है सर कि अस्मत आरा मरहूम नौशीरवा आदिल की बेटी तो हैं, मगर इस जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं। दरअसल बात यह है सर कि 96 में जब नौशीरवा आदिल साहब अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश के सिलसिले में पेरिस गए हुए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी साहबजादी अस्मत आरा ने उनकी मर्जी के खिलाफ बाबर अहमद नामी शख्स से शादी कर ली। बाबर अहमद भी एक हादसे में इंतकाल कर चुके हैं। नौशीरवा आदिल साहब ने कोई वसीयत तो नहीं छोड़ी, मगर उनके खुतूत से ये जाहिर होता है कि वो अस्मत आरा से बहुत सख्त नाराज़ थे, जिसका इजहार इन खुतूत से मिलता है, जिनमें एक खत ये भी है सर, जिसमें नौशीरवा आदिल साहब ने पेरिस से अपने वकील को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि अस्मत आरा का इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। वकील साहब, क्या मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि शरई कवानीन में आग करने की कोई हैसियत नहीं है? जी हाँ सर, बल्कि मेरे क्लाइंट्स ने तो अस्मत आरा बेगम को सक्सेशन पेपर में उनका नाम भी शामिल किया और उनको और उनकी बेटी को दिल बड़ा करके अपने इस ख़ानदानी मकान में रहने की इजाज़त दी। योर ऑनर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, और शायद ये दोनों माँ बेटियाँ उसी एहसान का बदला चुका रही हैं। सर, ये माँ बेटी स्टेक होल्डर नहीं है, मगर फिर भी अपना हक जता रही हैं। योर ऑनर, अव्वल तो इस्मत आरा भी अपने वालिद की बेटी होने के नाते उस जायदाद में हक रखती हैं, और दूसरी बात ये कि जब नौशीरवा आदिल का गुस्सा ठंडा हो गया था तो उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मर्जी से शादी करने पर माफ़ कर दिया था। और इस बात का हमें पता चलता है, आखिरी दिनों में उन्होंने कुछ खुतूत लिखे थे और ये खुतूत मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी क्लाइंट को इस बात का अंदेशा था कि ये मामला अदालत में उठाया जाएगा, लिहाजा ये खुतूत उन्होंने पहले से हमें प्रोवाइड कर दिए। योर ऑनर, एडम विला एक मॉन्यूमेंट है और कोई भी मॉन्यूमेंट एक कौम की पहचान होता है, और किसी भी लैंड माफिया या लैंड ग्रैबर को हमारी पहचान हमसे छीनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। योर ऑनर, एक अंग्रेज की बनाई हुई हवेली हमारी कौमी पहचान कैसे होने लगी? वकील साहब, मेरा ख्याल में सिंध असेंबली और ज़ियारत रेजिडेंसी भी अंग्रेज़ों की ही बनाई हुई इमारतें हैं। गिरा दें इन्हें भी, क्यों सीने से लगाए बैठे हैं? और तारीखी पहचान सिर्फ इमारत की नहीं होती, बल्कि उस इमारत से वाबस्ता यादें भी उतनी ही अहमियत रखती हैं।
योर ऑनर, एडम विला के किसी भी कमर्शियल यूसेज पर पाबंदी लगाई जाए और इस इमारत की सकाफती और तारीखी हैसियत को प्रिजर्व करने के भी अहकामात दिए जाएं। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू मैडम। सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत सिंध की हदूद में मौजूद तमाम आसार कदीमा और तारीखी, सकाफती और कौमी अहमियत की हामिल मकामात और इमारतों को महफूज विरसा करार दिया गया है। इन्हें मुनहदिम करने या इन तामीरात में रद्दबदल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतल्लिका कमेटी करार दिए गए किसी भी महफूज विरसे को खरीद कर या बतौर तोहफा सरकारी तहवील में ले सकती है। किसी भी महफूज विरसे का मालिक तहरीरी मुआहदे के जरिए अपनी जायदाद का मुहाफिज करार पाएगा और इस कानून की पासदारी करते हुए अपनी जायदाद के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगा। अगर मालिक समेत कोई भी फर्द करार दिए गए महफूज विरसे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत कराची में 600 इमारतें महफूज विरसा करार दी जा चुकी हैं और मजीद 400 तारीखी इमारतों की निशानदेही की गई है। एंजेला, बेटा तजम्मुल मामू के लिए भी चाय लेती आना। जी अच्छा अम्मी। और हाँ, मीठा जरा कम डालना। मामी आप चाय पियेंगी? जहर पिला दो। भाई साहब, आप नाराज हैं? अदालत में तो खिल्ली उड़वा दी ना। खिल्ली तो तुम दोनों ने उड़वाई है, हिमाकत की है तुम दोनों माँ बेटियों ने। मामू ये लीजिए। मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है, 1 कप ही बनाई थी। भाई साहब खुदा गवाह है, ना ही हमें जायदाद के हिस्से से कोई गर्ज, ना ही हम माँ बेटी को रुपए पैसे की। भाई साहब, मामू क्या? भाई साहब, क्या हुआ? पता नहीं ना क्या बैठे हुए थे। जल्दी ले जाओ, गाड़ी निकालो, लेके चलो, जल्दी चलो। योर ऑनर, एडम वेला केस की नोयत एक इंतहाई दर्दनाक मोड़ पर आ गई। मरहूम नौशेरवान आदिल के बड़े बेटे तजम्मुल आदिल, जो अपने भाइयों की रजामंदी से एडम वेला फरोख्त करना चाहते थे, अचानक मौत की बाहों में चले गए। उनकी मौत तबाही नहीं है सर, उनको कत्ल किया गया है और उनकी कातला मिस एंजेला है। सर पिछली पेशी पर जब मिस एंजेला आई और इन्हें पता चला कि इनका केस कमज़ोर है तो इन्होंने गुस्से में, जिंजलाहट में अपने सगे मामू की जान ले ली। योर ऑनर, मैं पुलिस का चालान आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सर पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक पिछली पेशी के बाद जब तजम्मुल आदिल साहब अपने घर पहुंचे तो मिस एंजेला ने उन्हें चाय पेश की और उस चाय में जहर मिला हुआ था। चाय पीते ही वो हलाक हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तजम्मुल आदिल की मौत साइनाइड से हुई और उनको जो चाय पेश की गई बिला शक व शुबा साइनाइड उसी चाय में मिलाया गया था और वो चाय एंजेला ने उन्हें पेश की। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि एंजेला को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए और इन पर दफ़ा 300 और 302 के तहत कत्ले अम्द का केस चलाया जाए सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जब तक पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक एंजेला को इस मुकदमे में मुलव्वस करना नाइंसाफी है। सर चाय में कोई जहर था ही नहीं, ये सारा मामला पैसे की लालच का है। मरहूम नौशरवा आदिल के बाकी बेटों को वो करोड़ों रुपए नजर आ रहे हैं जो एडम विला को बेचकर वो हासिल कर सकते हैं और उनकी इस तमाम तर डील में सबसे बड़ी रुकावट है एंजेला। इसीलिए इसको रास्ते से हटाने के लिए
रजी और वजीर ने ये सारा ड्रामा स्टेज किया है। लिहाजा मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट को इस बेबुनियाद मुकदमे में नाजायज तौर पर मुलव्वस करने से वकील साहब के क्लाइंट्स को रोका जाए। तो आप चाहती हैं कि तजम्मुल आदिल की मौत को भुला दिया जाए? वकील साहब, तजम्मुल आदिल की मौत के असबाब का तयन करना यकीनन बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार एंजेला को करार देना बिल्कुल बेइंसाफी है। मैं अदालत में साबित कर सकता हूं कि मिस एंजेला ही तजम्मुल आदिल की कातिल हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक अदालत कोई रूलिंग नहीं दे सकती। सर, काइंडली ग्रांट बेल टू माय क्लाइंट। बेल इज डिनाइड। अदालत 1 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एंजेला, तुम फिक्र नहीं करो, अगली पेशी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, बस आप नाना के एडम विला को किसी बिल्डर के हाथ नहीं लगने दें। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा केस अब मेरा केस है और तुम्हारे मामुओं को तो मैं उनके इरादों में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगी। चलो खातून। मेरे भाइयों को इतना खून सफ़ेद हो गया, उन्हें जाते हुए ये भी फिक्र नहीं कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। कोर्ट भी मैं खुद ही आई हूँ रिक्शे में, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं आपके जज्बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ और इस तरह की नफसा नफसी के केसेस तो अदालत में मैं रोज़ ही देखती हूँ। अब तो मुझे हैरत भी नहीं होती। आप दिल छोटा नहीं करें, चले मैं आपको ड्रॉप करती हूँ, आ जाएं। नहीं, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, अपनी जवान बेटी को वो हवालात में पता नहीं उसे। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने शहरोज़ की ख़ास तौर पर ड्यूटी लगाई है कि जाके वो देखे एंजेला को किसी किस्म की वहाँ पर जेल में तकलीफ नहीं होगी, कोई उसको तंग नहीं करेगा। और पुलिस वालों को वैसे भी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, उनसे एहतराम करते हैं मेरा, और मेरे क्लाइंट्स को बिल्कुल भी वो तंग नहीं करते। तो उसकी तरफ से आप बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, आप परेशान ना हो। चले मैं आपको ड्रॉप करती हूँ, आ जाए। शहरोज़, तुमने जाके देखना है पुलिस स्टेशन में, स्पेशली फॉलो अप करना, ठीक है? तक़सीम हिंद 1947 के बाद लाखों लोग बेघर हुए और अपनी जायदादें छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर गए। दोनों ममालिक में हिजरत करने वाले अफराद की छोड़ी हुई जायदाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने अपनी तहवील में ले ली। पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए कई कवानीन वज़ा किए गए। बाज़ अज़ां इन कवानीन को द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कॉम्पनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1958 और द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स लैंड सेटलमेंट एक्ट 1958 के तहत यकजा कर दिया गया। जायदाद क्लेम करने वाले मुहाजिरीन को इस कानून के सेक्शन 37 के तहत प्रोविंशियल ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया जाता था और तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद परमानेंट ट्रांसफर डीड के तहत जायदाद मुंतकिल कर दी जाती थी। अब आप क्यों आई हैं? तो फिर कहाँ जाती? अपना बोरिया बिस्तर समेटे और कहीं भी चली जाएं। कैसे भाई हो तुम? शर्म करो, तुम्हारी जवान भांजी हवालात में बंद है। वो भांजी नहीं, भाई साहब की कातिल है, और एक कातिल की माँ की इस घर में कोई जगह नहीं है। देखिए, बाबा आपसे रिश्ता तोड़ चुके थे और अब हमारा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। वजीर, देख रहे हो ये क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहे हैं ये। आप प्लीज चली जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर में एक और खून हो जाए। मारोगे मुझे? अपनी बहन को मारोगे? मेरी जान लोगे? मारो मुझे, मारो, ले लो मेरी जान। ड्रामे नहीं करो, चलती बनो यहाँ से। खैर छोड़ो। वजीर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऑफिस ढूंढने में? बस फिरोज, देखो कैसे वक्त के साथ ना एकदम से चेंजेस आती हैं। कहाँ सिंपली एक सिविल सूट था, अब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट हो गया। आप बताइए अभी सिचुएशन क्या है? यकीन ही नहीं आ रहा, कैसे भाई हैं मेरे, खून सफ़ेद हो गया है उनका। अपने ही हाथों की खिलाई हुई बच्ची को कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया। मामूली सी रकम के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं, ये तो फिर भी 25 करोड़ का मामला है। मैडम बुला पे तो उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। हो, आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात, वरना मैं ये मामला अदालत में उठाती। सो सॉरी। अभी कहाँ रह रही हैं आप? फिलहाल अपनी दोस्त के साथ रह रही हूँ।
एंजेला रहा हो के आ जाए तो किराए का मकान तलाश करूँगी। वैसे आमना साहिबा, आप क्या कहती हैं, एंजेला इस झूठे इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी तो हो जाएगी ना? देखिए, अगर आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी बेगुनाह है तो वो यकीनन बाइज्जत बरी हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि उस दिन तजम्मुल आदिल जब घर आए थे तो आपको कुछ मालूम है कि कहाँ से आ रहे थे वो, किसको मिलकर आ रहे थे? भाई साहब का कोई काम काज तो है नहीं, वो अपने उसी बिल्डर दोस्त के ऑफिस में ही ज़्यादातर पड़े रहते थे। उस दिन भी इमरानी साहब से ही मिलकर आ रहे होंगे। चलिए, ऑफिस है गई, ये अगली बिल्डिंग है। अच्छा, पता है तुम क्या करना, तुम ऑफिस में लोगों से ज़रा कोई अंदर की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, तो मैं जाके इतनी देर में उससे मुलाकात करती हूँ। ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बड़ी लायर खाकसार के दफ्तर में, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। ऑफिस तो शाहिद साहब आपने बड़ा सीधा सादा सा बनाया है, पैसे तो ठीक ठाक हैं हालांकि आपके पास। बस जी, हम अपने पैसे को मुख्तलिफ बिजनेस में लगाते रहते हैं, दफ्तर का क्या है। आपसे एक दो सवाल। हेलो जी, कौन सा? अच्छा, मुबशर साहब, यार वो स्कीम 34 की ज़मीन की बात तो मैं बाद में करूँगा। इस वक्त तो हमारे दफ्तर में आमना कबीर साहब आई हुई हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता क्यों आई हुई है, ये तो मैं पूछ के बताऊँगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये मुबशर एहसान साहब आपके लॉयर हैं? जी हाँ, वो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। मुझे असल में आपसे मुलाकात करनी थी, एक दो सवालात करने थे मुझे आपसे। क्या बात है, क्यों आए हो? मेरा हिसाब कर दो, चले जाऊँगा। मैं आ रहा हूँ, बाहर आके हिसाब करता हूँ। अभी देख रहे हो कोई आया हुआ है, उसके बाद बात करते हैं। जब बाहर बैठो। मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए मैडम, एक तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ऊपर से मेरा हिसाब नहीं कर रहे। क्या काम करते थे इधर? चपरासी का काम करता था मैं यहाँ। यार कलीम, ये अजीम आ रहा है, इसके ड्यूज अदा करो यार। जाओ अपने पैसे ले जाओ, बाहर जाओ, चलो। जी मैडम, क्या कहनी थी आप? शायद इमरानी साहब, पूछना मुझे सिर्फ इतना सा था आपसे कि जिस दिन तजम्मुल आदिल साहब की मौत वाक़ई हुई, उस दिन वो अपने घर जाने से पहले शाम को आपसे मिल के गए थे ना यहाँ से? देखिए, तजम्मुल साहब अक्सर मेरे दफ्तर आते थे, लेकिन उस दिन वो मेरे दफ्तर नहीं आए थे। चले, मैं चलती हूँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वैसे आपकी आमद का मकसद मेरी समझ में नहीं आया। मेरी बातें कोर्ट में ही समझ आती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके कानूनी वारिसों को फौत होने वाले शख्स की जायदाद, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस, स्टॉक शेयर्स, बॉन्ड्स और दीगर असासे अपने नाम मुंतकिल करने के लिए कानून वरासत 1925 के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट पेश करना होता है। मज़कूरा सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुतल्लिका सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती है। अदालत दरख्वास्त वसूल करने के बाद अखबार में इश्तहार देती है कि मरहूम का कोई और वारिस तो नहीं है। इत्मीनान करने के बाद अदालत एक या एक से ज़्यादा जायज़ वारिसों को सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देती है। योर ऑनर, मैं मिस एंजेला बाबर से जरा की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू सर। मिस एंजेला, आप अपने घर में सबसे छोटी हैं, उसके बावजूद आपने अपने बुजुर्गों के सामने स्टैंड लिया। बाय द वे, रात को कभी जेल की तन्हाई में आपने अफसोस महसूस किया कि ये आपने क्या किया? कोई मलाल हुआ आपको? मुझे कोई मलाल नहीं है। बड़ी हट दरम है आप, और सफाक भी। अपने बाप जैसे मामू की जान ले ली, आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है? तजम्मुल मामू को मैंने नहीं मारा, लेकिन जो सुलूक रजी मामू, वजीर मामू और ज़ैनब उम्मानी हमारे साथ कर रहे हैं, मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी अम्मी को उन्हीं के घर से निकाल दिया। अब मेरा दिल चाहता है इन सबको जहर दे के मार दूं। मुझे इन सब से नफरत है, शदीद नफरत।
पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये लड़की पहले भी एक कत्ल कर चुकी है और आगे भी कत्ल करने की टेंडेंसी रखती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर मुबश्शिर इस बच्ची को इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपना इल्जाम थोप रहे हैं इस पर। जिसे आप बच्ची कह रही हैं, इस वक्त उसने भरी अदालत में अपने 3 अजीज रिश्तेदारों को कत्ल करने की धमकी दी। वकील साहब, अगर आप पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया जाए, आपकी वालदा को आपके ही घर से बेदखल कर दिया जाए, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? इस्मत आरा साहिबा को किसने घर से निकाला है? सर, उनके भाइयों ने। अगर आप समझती हैं कि मिस इस्मत आरा को भी एडम विला में रिहाइश रखने का मसावी हक हासिल है, तो आप अलग से एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। सर, मेरे क्लाइंट्स को जायदाद में हिस्सा लेने से कोई गर्ज नहीं है, और ये बात तो मुअज़्ज़ज़ अदालत में पहले भी बयान हो चुकी है। असली मामला तो एडम विला की मिरास को महफूज करने का है, और इस मिरास को मलिया मेट करने के लिए वकील साहब के क्लाइंट्स पीछे पड़े। मिस आमना, आप एडम विला और तजम्मुल आदिल के मर्डर केस को मिक्सअप कर रही हैं। वकील साहब, दोनों मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक साथ ही ज़ेरे बहस आएंगे। अब तक तजम्मुल आदिल की मौत के सिलसिले में जो भी शवाहिद सामने आए हैं, वो सब के सब आपके खिलाफ जाते हैं। क्या आप अपने हक में कुछ कहना चाहती हैं? योर ऑनर, मेरी तजम्मुल मामू से कोई दुश्मनी नहीं थी। अपने नाना की मिरास पर मैंने उनसे एक उसूली इख्तिलाफ किया था। जब वो उस शाम घर आए तो अम्मी और मुझसे नाराज थे, लेकिन उस नाराज़गी को दुश्मनी का नाम नहीं दिया जा सकता, वरना मेरे हाथ की बनी हुई चाय वो क्यों पीते? मैं तो ये बात समझने से कासिर हूँ कि नज़ीम मामू को क्या हो गया है। मामू, आपको याद है जब मैं 5th क्लास में फर्स्ट आई थी तो आपने मुझे ऑयल कलर्स बतौर इनाम लाकर दिए थे। मेरी ड्राइंग अच्छी थी और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आपने मेरी हौसला अफजाई की थी। और वजीर मामू, आप तो कहते थे आप मेरी पसंद की उमानी लाएंगे, क्या हुआ आपको? और ज़ैनब मानी, आप तो मेरी गुड़ियाओं की शादी करवाया करती थी ना। रात को जेल की कोठरी में गर्मी से बेहाल हो जाती हूँ, रात भर मच्छरों से बचने की कोशिश करती रहती हूँ। रात की तारीकी में जेल में कैसे कैसे लोग होते हैं, आप लोगों को मेरा जरा भी ख्याल नहीं? आप सब मुझे भूल गए? मिस एंजेला, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, मगर आपकी ये जज्बाती तकरीर अदालत को गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही हर जाविये से अपने तजम्मुल मामू के कत्ल की जिम्मेदार नजर आती हैं। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो कुछ भी कहना है कटेरे में आकर कहें। जज साहब, एंजेला ने जो चाय बनाई थी, वो चाय पीते ही तजम्मुल भाई की वफात हो गई थी, और बज़ाहिर ये लगता है कि उस चाय में जहर था। अब एंजेला को सज़ा हो या ना हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तजम्मुल भाई अब वापस नहीं आ सकते। इसलिए सोच के हमने ये फैसला किया है कि हम ये मुकदमा वापस लेते हैं और सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और जहाँ तक बात है एडम विला की, तो ये दोनों माँ बेटियाँ उस विला में रह सकती हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत दयालु बन रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर शाहिद इमरानी से जो एडम विला का सौदा किया है, आज वो भी मनसूख कर दें। वकील साहब, हम इतनी लचक तो दिखा रहे हैं कि अपने भाई का खून माफ कर रहे हैं, और जहां तक मामला है एडम विला का, जज साहब, खुदा गवाह है कि हमें पैसे की कोई हवस नहीं है, लेकिन आजकल के इस मुश्किल दौर में इसकी हकीकत से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना। अपनी बाप की जायदाद को बेचना हमारा कानूनी हक है, और इस जायदाद को बेचने से हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जज साहब, एडम विला बेचना हमारी जरूरत है। जज साहब, ये बदलता हुआ मंजरनामा इस बात का मतकाजी है कि इस केस का फैसला सुना दिया जाए। अभी फैसले का वक्त नहीं आया वकील साहब, अभी बहुत सी बातें तय होना बाकी है। और जज साहब, जहां तक बात रही कि एंजेला को किसी की माफ़ी से रिहाई मिले, तो इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। मैं अभी इसी वक्त अदालत में ये बात साबित कर दूंगी
कि तजम्मुल आदिल की अचानक मौत का जिम्मेदार कौन था। सर, मैं शाहिद इमरानी को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैंने जब इस्मत आरा और एंजेला से बातचीत की तो उस दौरान मुझे मालूम हुआ कि तजम्मुल आदिल को इम्पोर्टेड सिगार्स पीने का बहुत शौक था और वो सिगार्स यहाँ से मिलते भी नहीं हैं और उनका कोई दोस्त उनको वो सिगार्स गिफ्ट करता था। तो शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या आप ही वो दोस्त हैं जो तजम्मुल साहब को वो सिगार्स प्रोवाइड करते थे? जी नहीं, उनको सिगार कोई और देता था। हैरत की बात है, क्योंकि वो सिगार्स तो आप भी पीते हैं। मैं? जी बिल्कुल, हैरत की बात है, इस वक्त पूरी अदालत आपकी जेब में वो सिगार की डिब्बी देख रही है। ओह हाँ, लेकिन मैं तजम्मुल भाई को प्रोवाइड नहीं करता था सिगार। अजीब सी बात नहीं है, एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप तजम्मुल साहब को उसके 25 करोड़ देने को तैयार थे और चंद डॉलर्स के सिगार्स आप उनको नहीं दे सकते थे। तो बिजनेस की बात है ना, बिजनेस की बात अलग होती है। चलें, आप कहते हैं तो। अच्छा, वैसे ये बताएं कि जिस दिन तजम्मुल आदिल की मौत वाक़या हुई उस दिन वो आपको ही पहले दफ्तर में मिलकर फिर घर गए थे ना? ये बात मैंने आपको अपने दफ्तर में बताई थी कि तजम्मुल भाई उस दिन आए नहीं मेरे पास। शाहिद साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ। तजम्मुल साहब ना सिर्फ उस दिन आपके ऑफिस आए बल्कि उस दिन आपने उनको सिगार्स की डिब्बी भी दी और उन सिगार्स में से 2 सिगार्स टॉक्सिकेटेड भी थे। योर ऑनर, इस वक्त मैं अदालत में शाहिद साहब के एक एक्स एम्प्लॉई अजीम को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जी अजीम, क्या बताना चाहेंगे आप? जज साहब, मैं शाहिद इमरानी साहब के दफ्तर में 4 साल से चपरासी की नौकरी कर रहा था। इनके दफ्तर में तजम्मुल साहब जो हैं अक्सर आया करते थे और शाहिद साहब उन्हें सिगार का तोहफा दिया करते थे। लेकिन उस दिन मैंने देखा सर, ये क्या कर रहे हैं? तुझे क्या मतलब है? जा काम कर, चल चाय लेकर आ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे। और खैरियत? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। जी। मुझे नहीं लगता कि हम ये केस जीत सकेंगे। अरे तजम्मुल भाई, पहली समाअत हुई है, हमारा वकील बहुत तकड़ा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये केस हम ही जीतेंगे। छोड़ें यार, ये सिगार पिए यार, छोड़ें। एक तो आप तकल्लुफ बहुत करते हैं और फिर ऊपर से मेरी आदत भी ख़राब कर रहे हैं। अरे तजम्मुल भाई, सिगार पिए, ऐश करें, मज़े उड़ाएं। अच्छा शाहिद साहब, अब मैं चलूँगा, बहुत थकन सी महसूस कर रहा हूँ। अब तो घर जाके आराम करूँगा। चलें, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, और इसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज साहब, पहले तो मैं ये समझा इमरानी साहब जो हैं शराब में सिगार भिगो रहे हैं, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि जहर में भिगे हुए वो सिगार थे जिसकी वजह से इनके दोस्त की मौत हुई है। योर ऑनर, मैं इस झूठे गवाह से जरा कर सकता हूँ? सच और झूठ का फैसला करना तो अदालत का काम है। बहरहाल आप जिरह कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो अजीम, तुम बता रहे थे कि तुम शाहिद इमरानी साहब के चपरासी हो? हाँ, मैं इमरानी साहब का चपरासी था। उन्होंने ज़रा सी बात पे मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो अपने मुलाजमों के साथ बदसलूकी करते थे। कई बार इन्होंने मुझसे भी बड़ी बदसलूकी की है। तो इसका मतलब है कि तुमने अपना बदला लेने के लिए उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? जो देखा है वो बोल रहा हूँ। एक मुस्तनद गवाह तो मैंने आपको दिखा दिया, अब एक मुस्तनद सबूत भी हाजिर है। माय लॉर्ड, ये केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपके लिए। योर ऑनर, जब अजीम ने मुझे उन जहरीले सिगार्स के बारे में बताया
तो मैंने अपने जूनियर लॉयर शहरोज को अगले दिन एडम विला भिजवाया और तजम्मुल आदिल की पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी की पुलिस की मौजूदगी में तलाशी दिलवाई। मैं रज़ी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कार सर्च करने का मौका दिया और गाड़ी के डैशबोर्ड में से हमें सिगार्स का वो पैकेट मिला जो शाहिद इमरानी साहब ने उनको दिया था। उस सिगार के पैकेट में से एक सिगार मिसिंग था जो लाजमन तजम्मुल साहब ने पी लिया था। मैंने बाकी का पैकेट पुलिस के हवाले किया और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए भिजवाया गया तो मालूम हुआ कि उन सिगार्स में से एक और सिगार भी टॉक्सिकेटेड था। लिहाजा अदालत में ये बात अब साबित हो गई है कि तजम्मुल आदिल की मौत उस जहरीले सिगार की वजह से ही हुई जो शाहिद इमरानी ने उनको दिया था। योर ऑनर, शाहिद इमरानी अपने दोस्त तजम्मुल आदिल की जान क्यों लेना चाहते थे? वकील साहब, आप तो इनके ऑफिशियल लॉयर हैं ना, तो फिर क्या आप ये बात भूल रहे हैं कि ये बहुत नामी गरामी लैंड ग्रैबर हैं? आप तो बहुत सी अदालतों में इनके केसेस भुगत रहे हैं जिस पर इन पर इल्जाम है कि ये नाजायज और गैर कानूनी तरीके से लोगों की जमीनें हथिया लेते हैं। सर, एडम विला भी एक प्राइम लोकेशन पर था और शाहिद इमरानी ने कुछ करोड़ रुपए की लालच देकर तजम्मुल आदिल और उनके भाइयों को शीशे में उतार लिया, लेकिन एंजेला उनके इरादों में रुकावट थी। लिहाजा उन्होंने जहरीले सिगार का तीर छोड़ा जो निशाने पे बैठ गया। तजम्मुल आदिल ने एंजेला की बनी हुई चाय की कप में से एक घूंट लिया और उसके बाद सिगार जलाने के लिए मुंह में दबाया, लेकिन सिगार पर साइनाइड लगा हुआ था और वो चंद ही लम्हों में फौत हो गई। लेकिन खुदा की अदालत में नाइंसाफी नहीं होती। योर ऑनर, शाहिद इमरानी पर तजम्मुल आदिल के कत्ले अम्द का जुर्म साबित होता है। योर ऑनर, ये भी गुजारिश है कि एडम विला के हवाले से फैसला देते वक्त अदालत तमाम हकायक को मद्देनजर रखे। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस अदालत में जो शवाहिद सामने आए हैं उसकी रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तजम्मुल आदिल की मौत चाय पीने से नहीं, सिगार पीने से हुई। लिहाजा इस केस में मुलविस मुल्जिमा एंजेलिना को बाइज्जत बरी किया जाता है और मुल्जिम शाहिद इमरानी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। जहाँ तक बात है एडम विला की, तो इसके सिलसिले में अदालत मिस एंजेलिना के मौक़िफ़ की पूरी तरह हिमायत करती है और इससे पूरी तरह कन्विंस्ड है। लिहाजा एडम विला को किसी भी सूरत मस्मार करने की इजाज़त अदालत हरगिज़ नहीं दे सकती। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ जल्द अज जल्द इसको प्रिजर्व करके एक आर्ट एम्पोरियम कायम किया जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। जिंदा कौमें अपनी तारीखी, सकाफती और कौमी अहमियत की हामिल इमारतों और मकामात की हिफाजत करती हैं क्योंकि माजी का ये वर्सा इस्लाफ की यादगार होता है और सदियों पर मुहीत कहानी सुनाता है। जो कौमें अपने माजी से रिश्ता तोड़ लेती हैं वो अपनी शनाख्त खो देती हैं।